हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम देखेंगे शब्द भेद। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं या जिनको अभी तक ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आज जो है उनको ये समझ आ जाएगा। इसमें देखो, हम जो हिंदी के सिलेबस में है वाक्य का भेद भी है, ठीक है, शब्दों का भेद भी है। तो हम इसमें से शुरू करते हैं शब्द भेद से। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट कि हम इसमें सीक्वेंस से देखेंगे ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो। ठीक है, रूप के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और स्रोत के आधार पर कितने शब्दों के भेद होते हैं, तो ये क्रम से आपको याद रखना है। रूप के आधार पर 2 हैं, रचना के आधार पर 3 हैं, अर्थ के आधार पर 4 हैं और स्रोत के आधार पर, जिसे हम उत्पत्ति के आधार पर भी बोलते हैं, 5 होते हैं। अब समझते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं, देखो, रूप के आधार पर। रूप से छोटे से शुरू करना, ठीक है। 2 भेद, फिर 3, 4 और 5। आप ऐसे ही सीक्वेंस में इसको याद करो। तो रूप के आधार पर 2 भेद है, एक तो है विकारी और दूसरा है अविकारी। ठीक है, पहले इसको समझोगे कि क्या होता है विकारी। विकारी मतलब होता है जिसमें विकार आ जाए, यानी बदलाव हो सकता है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर या सामान्यतः बदलाव होता है, जैसे लड़का, लड़की। ठीक है, लिंग के आधार पर बदल गया है, तो ये इस प्रकार के क्या होंगे, ये होंगे विकारी। ठीक है, विकारी शब्द हो जाएंगे। दूसरे होते हैं अविकारी। विकारी का उल्टा ही होता है अविकारी, मतलब जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर बदलाव संभव नहीं होता है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, ज़्यादातर जो स्थान को दर्शाते हैं, समय को दर्शाते हैं। जैसे हम बोलेंगे कब आए, तुम कब आए, तो कब हो गया इसमें। ठीक है, इधर आओ, उधर जाओ, तो ये सब जो हो गए, ये क्या हैं, अविकारी हैं, समय को दर्शाने वाले। ठीक है, स्थान के लिए जैसे हमने ये बोला कि भाई कहाँ, है ना, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये वाले हो गए। तो ये सब किस में आ गए, ये हो गए अविकारी। तो ये रूप के आधार पे आपको समझ आ गया होगा। एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। अब आ जाते हैं रचना। रचना मतलब कंस्ट्रक्शन। जब हम कोई शब्द बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, उस आधार पर, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब 3 कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ की सबसे पहले मैं परिभाषा समझेंगे कि रूढ़ होता क्या है। रूढ़ शब्द वो है जिसको सार्थक खंडों में न तोड़ा जा सके। इसका मतलब है जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे ये हो गया पानी, अगर आप पानी को तोड़ोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे नमक हो गया, पानी हो गया, चावल हो गया, घोड़ा हो गया, है ना। तो जिनके भी आप खंड नहीं कर सकते हो सार्थक, वो हो जाएंगे रूढ़। दूसरा प्रकार आता है रचना के आधार पर, ये होता है यौगिक। यौगिक मतलब योग से जो बना है, तो इसके ज़्यादातर चीज़ों की परिभाषा आपको उसके शब्द के अंदर ही छुपी होती है। यौगिक मतलब क्या है, वे शब्द जो योग से बने हैं। योग मतलब जितना भी आप संधि कर रहे हो, जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, रमाधन ईश, रमेश, तो जितना भी आप संधि कर रहे हो, ये सब क्या है, ये यौगिक है। ठीक है ना, जिनको आप जोड़ के 2 अलग अलग भिन्न भिन्न शब्दों से, योग से जो मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं यौगिक। अब आ जाते हैं तीसरा प्रकार रचना के आधार पर, क्या है, वह है योग रूढ़। ठीक है, तो योग रूढ़ में क्या है, देखो, यौगिक भी नाम आ रहा है और रूढ़ भी आ रहा है, दोनों से मिलके बना है योग रूढ़। इसका मतलब शब्द 2 या अधिक शब्दों से मिलके तो बना होगा, लेकिन उसका अर्थ विशेष होगा, रूढ़ होगा। रूढ़ का मतलब एक फिक्स होगा, एक खास अर्थ है उसका। जैसे हम बोल देते हैं, है ना, लंबोदर। ठीक है, तो लंबोदर क्योंकि विशेष अर्थ दे रहा है, गणेश जी के लिए बोला गया है, लेकिन वो लंबा और उदर को जोड़कर बना है। इसी तरह दशानन, ठीक है, 10 मस्तक, 10 सिर हैं जिसके, तो है तो ये यौगिक, लेकिन केवल रावण के लिए ही प्रयुक्त होता है दशानन। इस कारण क्या है, ये योग रूढ़ है। ठीक है, तो आपने अगर पहले समास पढ़े होंगे तो बहुव्रीहि समास जो था वो पूरा इस योग रूढ़ के अंदर आएगा। जैसे हम बोलते हैं चक्र पाणी, चक्र और पाणी यानी जिसके हाथ में चक्र है, तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, तो ये यौगिक हो गया। लेकिन चक्र पाणी किसके लिए रूढ़ है, यह विष्णु का नाम है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ये हो जाएगा योग रूढ़। तो आपको समझ आ गया होगा कि रचना के आधार पे है रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है। अब आ जाते हैं अर्थ के आधार पर भेद होते हैं 4। अब ये कौन से 4 हैं, सबसे पहले आता है समानार्थी, जिसे हम बोलते हैं पर्यायवाची। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो भाई गगन, नभ, अंबर, व्योम, ठीक है, पंकज, नीरज, ये कमल के हो गए। तो जब आप समानार्थी बोल रहे हो यानी पर्यायवाची की हम बात कर रहे हैं, वे शब्द जो आपस में समान अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थ एक ही है, गगन का अर्थ भी वही है, नभ का अर्थ भी वही है, शून्य का अर्थ भी वही है, ध्यो का अर्थ भी वही है, सब एक ही है। तो आपका हो गया समानार्थी। दूसरा होता है एकार्थी।
एकार्थी क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो तो वो एकार्थी है। जैसे क्या होगा, एकार्थी क्या है? जैसे हिमालय, हिमालय का अर्थ एक ही है, गंगा है ना, गंगा का एक ही अर्थ है। तो ये सब एकार्थी हैं। फिर आते हैं विलोमार्थी। विलोमार्थी जोड़े आप जानते हो, वे शब्द युग्म जो आपस में विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, विपरीत अर्थ, जैसे रात का दिन हो गया, सुबह का शाम हो गया, आकाश का पाताल हो गया, एडी का चोटी हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया आपके विलोमार्थी। फिर आ जाता है लास्ट, क्या होता है? अनेकार्थी। तो अर्थ के आधार पर आपका चौथा जो और अंतिम भेद है अनेकार्थी। अनेकार्थी क्या होता है? ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं। होता तो शब्द एक ही है, अनेक अर्थ प्रकट करता है। जैसे हमने बोला हार, एक हार होता है जो गले में डाला जाता है ना, माला, फूल की माला का हार हो गया। एक हार होता है कि जैसे बोलते हैं हम नेताजी हार गए, है ना, नेताजी चुनाव हार गए, तो ये अनेकार्थी में आ गया। जैसे हमने मान लो बोला द्विज, द्विज मतलब क्या होता है? 2 बार जन्मा। तो द्विज हम बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, जैसे हमारे दांत होते हैं तो ये भी 2 बार आते हैं। द्विज हम ब्राह्मण को भी बोलते हैं, एक बार तो जैसे सभी जन्म लेते हैं, और दूसरी बार जब ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है तो वो उसका दूसरा जन्म होता है। तो द्विज हमने ब्राह्मण को भी बोल दिया। ठीक है, दांत को भी बोल दिया। इसी प्रकार जो जीव जंतु अंडे से पैदा होते हैं उन्हें भी हम द्विज बोलते हैं। एक बार तो अंडे के रूप में जन्म हुआ और फिर अंडा फूट के जन्म हुआ दोबारे, तो ठीक है, अंडाजी जो होते हैं वो भी द्विज हैं। तो इसी प्रकार के ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ को प्रकट करें, शब्द एक ही है लेकिन कई अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, वो हो गया अनेकार्थी। तो ये आपके आ गया अर्थ के आधार पर। लास्ट होता है स्रोत। स्रोत मतलब सोर्स है, यानी कहाँ से निकला है वर्ड, यानी उत्पत्ति कैसे हुई। तो स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर एक ही बात है, और ये सबसे ज़्यादा यानी 5 प्रकार के हैं। तो इसको आप अच्छे से समझो, फिर उसको लूसेंट हिंदी में जो भी आपके पास बुक है उसको पढ़ो। तब भी आपको समझ नहीं आता तो कमेंट करना या मुझे मैसेज करना। ठीक है, एक बार फिर से समझा देंगे। तो जो छात्र सेल्फ स्टडी करते हैं खासकर उनके लिए ये काम आएगा। बाकी जो कोचिंग में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनको तो दिक्कत है नहीं। अब स्रोत के आधार पर 5 भेद कौन से हैं? सबसे पहले स्रोत क्या है? देखो, हमारे जो सबसे पुरानी भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, वो है संस्कृत, यानी सबसे पुराना सोर्स है संस्कृत। अब वे शब्द जो संस्कृत से सीधे आ रखे हैं वो क्या हैं? वो हैं तत्सम। तत्सम मतलब सीधे संस्कृत से निकले हुए, संस्कृत के समान। जैसे अग्नि बोला हमने, अग्नि तो संस्कृत का है, कर्म संस्कृत का है। तो तत्सम शब्दों की एक आसान सी पहचान क्या है? उसमें आपको आधे अक्षर मिलते हैं। एक तो जैसे अग्नि में मिला है, एक तो र मिलेगा उसमें, कर्म, ठीक है, या नीचे र लगा होगा या ऊपर र लगा होगा। और जैसे अक्षय हो गया, है ना, जैसे क्षमा, अक्षय, परीक्षा, ये सब तत्सम की पहचान है। तो सीधे संस्कृत से आए तो हो गए तत्सम। अब तत्सम के जो बाद बने वो क्या होते हैं? तद्भव। जैसे अग्नि है, अग्नि बार बार बोलने में हमें थोड़ा कठिनाई है तो हमने क्या, आग बोल दिया। नॉर्मली व्यवहार में हम तद्भव ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आग लगी है। ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। जैसे दुग्ध है, तत्सम है, दूध हो जाएगा उसका। तो व्यवहारिक शब्द ज़्यादा तद्भव होते हैं। ठीक है, फिर आता है देशज, जो देश में जन्मे हैं, जिन पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं रहा, देशज। जैसे लोटा, थैला, ये हमारे देश के प्रभाव से ही पैदा हुए। अगला आता है विदेशज, क्योंकि भारत पे देखो बहुत सारे विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ, आक्रमण हुआ, तो विदेशी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। खुद हिंदी विदेशी शब्द है, फारसी का। विदेशज को हम आगत भी बोलते हैं। आगत मतलब आए हुए, जो आए हैं। फारसी के सबसे ज़्यादा हिंदी में आए हैं 3500। इसी तरह अंग्रेजी के आए, अरबी के आए, ठीक है, तुर्की के आए, पश्तो के आए, जापानी है, चीनी है, बहुत सारे हैं। जिस देश का जितना अधिक प्रभाव है उसका उतना ज़्यादा है ना। तो अंग्रेज लंबे समय तक रहे, मुग़ल लंबे समय तक रहे भारत में, तो मुग़लों की फारसी भाषा थी दरबारी, तो फारसी सबसे ज़्यादा हिंदी में प्रभाव डालती है। इसके बाद अंग्रेज भी बहुत लंबे समय रहे। तो आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हो, देखो पेन है, चार्ट है, कॉपी है, टेबल है, ठीक है, बोर्ड है, तो जो भी हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी के बहुत ज़्यादा हैं। तो विदेशज हो गए जो विदेश से आए हुए। ये आपके पास पूछा जाता है, जैसे दे देंगे मौसम किसका है तो मौसम होता है अरबी का। मौसम, मुहावरा, मुश्किल, ये सब अरबी वाले हैं। जैसे जलेबी, बर्फ़ी, शादी, आमदनी, ये किसके हो गए? ये फारसी के हो गए, है ना। अब लास्ट होता है संकर, यानी मिश्रित, जो 2 भाषा स्रोतों के मिश्रण से बना है। जैसे हमने बोल दिया रेलगाड़ी, तो रेल तो इंग्लिश का है और गाड़ी हमारी हिंदी की है, तो रेल और गाड़ी, ठीक है। टिकट घर, 2 अलग अलग से बना है। पानदान,
ठीक है ना। तो इस प्रकार के ऐसे शब्दावली जो दो भिन्न भाषा स्रोतों से मिलकर कोई शब्द बना है वो संकर कहलाएगा, और ये स्रोत के आधार पर आपका अंतिम भेद हो गया। तो आपके एक बार फिर बता दूं, रूप के आधार पे 2 थे, रचना के आधार पे 3, अर्थ के आधार पे 4, स्रोत के आधार पे 5। तो आप इसको इसी सीक्वेंस में याद करो तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। रूप, रचना, अर्थ और उत्पत्ति यानी स्रोत। ठीक है, तो ये हो गया आपके शब्द भेद। इसके बाद वाक्य भेद भी लेके आऊँगा मैं। धन्यवाद।